नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। तो हमने इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस को शामिल किया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ज़रूर पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पौधों एवं जंतुओं के बीच संयोजी कड़ी क्या है। यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा जीव है जो पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है, यानी जिसको एनिमल्स और प्लांट भी हम कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा है अमीबा, तीसरा है यूग्लिना और चौथा है क्लेमाइडोमोनास। अब देखिए, पहले की अगर बात की जाए वायरस की, तो वायरस यानी विषाणु बोलते हैं हिंदी में इसको हम, और विषाणु का मतलब होता है विष का अणु। यानी वायरस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पॉइजन, जहर, एक विष। तो वायरस एक विशेष जीव होता है। विशेष रूप से इसको जीव नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सेल नहीं होती है। वायरस एक प्रकार का उपकोशिकीय कण होता है। जब ये किसी भी सेल के संपर्क में आता है, जैसे ही किसी कोशिका के पास पहुंचता है, कोशिका में एंटर करता है, वैसे ही ये सक्रिय हो जाता है और संक्रमण तेजी से फैलाना शुरू कर देता है। लेकिन जब ये वायरस विषाणु अगर कोशिका से बाहर है तो संक्रमण नहीं फैला सकता है, तो उस समय डेड है। तो इसीलिए वायरस को हम विशेष रूप से बोलते हैं कि एक जीवित और मृत के बीच की कड़ी है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, वायरस क्या है, जीवित और मृत के बीच की कड़ी होती है। ठीक है। अगर बात करें अमीबा की, तो जो अमीबा है ये अपना आकार बदलता रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूग्लिना। अब देखिए, जो यूग्लिना है वो दोनों पौधों और जंतुओं के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए, एनिमल्स के कौन कौन से फीचर होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं जब भी वो शिकार करते हैं, कोई भी जंतु अगर कोई शिकार करेगा तो उसके लिए वो कुछ अपनी बॉडी को मूवमेंट करेगा, यानी उसकी बॉडी में कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो इसके पास में लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसको बोलते हैं फ्लैजिलम। तो उससे ये क्या करता है, शिकार वगैरह को पकड़ लेता है। तो ये फीचर है एनिमल का। अगर हम बात करें प्लांट की, प्लांट में कौन से फीचर होते हैं। देखिए, पौधे जितने भी होंगे उनकी पत्तियां हरी होती हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी पत्तियों में एक विशेष पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और जिसकी वजह से वो अपना भोजन पकाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जो यूग्लिना होता है वो, उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है और वो भी सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन पकाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लांट एंड एनिमल के बीच की कड़ी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, यूग्लिना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि समरूप जो ऑर्गन्स हैं, समरूप जो अंग है वो क्या है। समरूप ऑर्गन्स क्या। देखिए, समरूप ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं विशेष रूप से जिनके कार्य समान होते हैं। समरूप ऑर्गन्स कौन कौन से, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉगस, एनालॉगस। तो ये विशेष रूप से वे ऑर्गन्स होते हैं, वे अंग होते हैं बॉडी में हमारे, या किसी भी एनिमल की बॉडी में हो सकते हैं जिनके कार्य समान होते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है कि रचना में समान है। दूसरा है कार्य विहीन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा है कार्य में समान, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि रचना में समान क्या है, तो इसके लिए हम बात करेंगे समजातता की, यानी होमोलोगस की। जो समजात होंगे ये समरूप है। जो समजात होते हैं वो मूल रूप से उनकी जो रचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो समान होता है, यानी ओरिजिन, उत्पत्ति समान होती है। इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा है, कोई इंसेक्ट है, ठीक है, उसके भी पंख होते हैं। दूसरा कोई चमगादड़ है, उसके भी पंख होते हैं। इसका मतलब कि इसके भी पंख हैं, इसके भी पंख हैं। अब जो पक्षी है, चमगादड़ है, वो क्या करता, चमगादड़ फिलहाल क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए चमगादड़ क्या है। चमगादड़ स्तनधारी है या चमगादड़ एक पक्षी है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि चमगादड़ क्या है, पक्षी है या फिर स्तनधारी है, मैमल है। अब देखिए, चमगादड़ के जो पंख हैं वो उसको उड़ने में सहायता करते हैं। उसी प्रकार जो भी कीट पतंगे होते हैं उनके भी पंख क्या करते हैं, उनको उड़ने में सहायता करते हैं। इसका मतलब जो कार्य है वो समान है, इसीलिए कार्य समान होगा तो समरूप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं हम, वो ये है कि जो समजातता होती है, यानी जो समजातता होती है और जो समरूपता होती है,
उसमें कौन कौन से प्रमुख अंतर होते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि समान उद्भव व समान मूल संरचना के आधार पर विभिन्न जीवों के अंगों में पाई जाने वाली जो समानता होती है उसको हम कहते हैं समजातता। वहीं पे अगर बात करें समरूपता की, तो सामान्य कार्य करने वाले, ठीक है, समान कार्य करने पर विभिन्न जीवों के अंगों में पाई जाने वाली जो बाह्य आकारिक समानता होती है वो उसको हम बोलते हैं समरूपता, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समान मूलभूत संरचना वाले अंगों को समजात अंग कहते हैं, यानी जिनके समान मूलभूत जो संरचना है। और दूसरा क्या है कि समान दिखने वाले जो अंग हैं उसको हम बोलते हैं समरूपी अंग। इसका मतलब कि ये कार्य में समान होते हैं लेकिन जो इनकी उत्पत्ति होती है वो समान नहीं होती है। तो ये था समरूप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य में जो समान होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है खाद्य कड़ी में सही क्रम क्या है, यानी जो खाद्य कड़ी है उसमें सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो ये है घास, भेड़िया, हिरन, भैंस। घास है, भेड़िया है, हिरन है, भैंस है। अब क्या घास जो है, कोई भी भेड़िया ऐसा है क्या जो घास खा सकता है? नहीं खा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है जीवाणु, घास, खरगोश और भेड़िया। जीवाणु, घास, खरगोश, ये भी गलत है, सही नहीं है। तीसरा है घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप, ये सही है। घास क्या है? उत्पादक है, और घास को कीड़ा खा सकता है। जैसे जो टिड्डा होता है, टिड्डा जिसको ग्रास होपर कहते हैं, वो घास को खाता है और उस टिड्डे को, इस कीड़े को चिड़िया खा सकती है और चिड़िया को सांप मार करके खा सकता है, ठीक है। तो ये है सही क्रम इसका। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया है वीडियोस में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हरे जो पौधे होते हैं जो सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो कितने % ऊर्जा को वहाँ से ग्रहण करते हैं। 1% है या 10% है या 50% या 7%? आप लोग कमेंट करके तुरंत इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है 1%। लगभग 1% जो ऊर्जा है सूर्य से पौधे ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद में उसी ऊर्जा को आगे ट्रांसफ़र करते हैं हर्बीवोरस में, यानी जो शाकाहारी होते हैं उसमें। क्योंकि कोई भी शाकाहारी होगा वो या तो पौधे या घास को ही खाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन से पोषण स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। कौन सा ऐसा ट्रॉफिक लेवल है जिसमें ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि आपको क्या लगता है। पहला पोषण स्तर, दूसरा पोषण स्तर, तीसरा या चौथा। इसको भी अभी हमने 1-2 दिन पहले वीडियोस में पूरा डिस्क्राइब किया है अच्छी तरीके से। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। पोषण स्तर में हमने पिरामिड की बात की थी, तो इसमें 3 पिरामिड की बात हमने करी है और तीनों अलग अलग वीडियोस अपलोड हुए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी संख्या पिरामिड की, यानी नंबर्स पिरामिड। उसके बाद हमने बात की थी जीव द्रव्यमान पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड। फिर हमने बात की थी ऊर्जा पिरामिड। और यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको देख के जाइएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है चौथा। देखिए जैसे कोई घास वगैरह है, ठीक है, घास सूर्य से अपना भोजन बनाती है सूर्य की उपस्थिति में, और इस घास को जो खाता है तो वो 10% जो ऊर्जा है वो इसमें ट्रांसफ़र होती है, और इसी प्रकार 10-10 करके ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ती रहती है। यह है ऊर्जा पिरामिड। तो जो शीर्ष पे होगा इस पिरामिड में, टॉप पे होगा, उसको बहुत कम ऊर्जा मिलेगी और इसीलिए धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होती चली जाती है। तो इसका आंसर होगा चौथा। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पे रहती है? आधार पे रहती है, जो आधार है इसका। और आधार ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज होते हैं उत्पादक, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे घास है, पौधा है इत्यादि। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है। तो सभी लोग इसका आंसर लिखिए कि इसका आंसर क्या आपको लगता है। 1 दिसंबर,
14 नवंबर, 15 अगस्त या 5 जून। तो इसका सही आंसर है 5 जून। ठीक है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया अलग अलग परीक्षाओं में। तो 5 जून इसका सही आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कौन बहुत ही ज़्यादा लार्ज इकोलॉजिकल या इकोलॉजी सिस्टम है, इकोसिस्टम है, कौन सा ऐसा बहुत ही विशाल है, समुद्र है या घास के मैदान है या वन है या पर्वत है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और कई बार पूछा भी गया अलग अलग परीक्षाओं में। तो इसका सही आंसर ज़रा आप लोग ये बताइए कि भाई पूरी जो हमारी अर्थ है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है और इस अर्थ पर कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट इस पर जल है और कितने परसेंट इस पर रहने लायक जो है भूमि है। तो लगभग 71% के आसपास इस पर वाटर है और 29% के आसपास इस पर भूमि है। तो जाहिर सी बात है मेजर एरिया किसके पास में, वाटर के पास में है। और जितने भी महासागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं, तो हमारी अर्थ पर कम से कम अगर हम बात करें तो 5 जो है वो मेजर ओशियन हैं, जैसे प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर यानी सदर्न ओशियन, और पांचवा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गहरा कौन सा ओशियन है, तो वो है प्रशांत महासागर, सबसे गहरा है। और प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है जो बहुत गहरी है, लगभग 11 किलोमीटर की उसकी गहराई है। अगर हम बात करें हमारे हिंद महासागर में कौन सबसे गहरी चीज़ है, तो वो है सुंडा ट्रेंच है जावा में। ठीक है, जो जावा आइलैंड जहाँ पे है वहाँ पे सुंडा ट्रेंच बहुत गहरी है। चलिए, तो इसका आंसर होगा समुद्र। ठीक है, समुद्र जो है बहुत ही विशालतम, बहुत ही ज़्यादा बड़े विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है हमारी अर्थ पर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है। किसी भी इकोलॉजी में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि किण्वन से उत्सर्जित ऊष्मा। इसका मतलब क्या है कि जो किण्वन एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम फर्मेंटेशन, तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या वो है। दूसरा है वनस्पति में संरक्षित शर्करा। कोई भी अगर पौधा है, कोई प्लांट है, उसके अंदर जो भी शर्करा संरक्षित है क्या वो प्राथमिक स्रोत है। तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। आप लोग ध्यान देंगे कि हमारे अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, वो क्या है, वो सूर्य है। और सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो अर्थ पर 8 मिनट और 19 सेकेंड में पहुंच जाती है। ठीक है, और लगभग हम अगर बात करें तो 500 सेकेंड लगते हैं सनलाइट को अर्थ पर आने के लिए। और जो सूर्य की दूरी कितनी है अर्थ से, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एक एयू बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, व्हाट इज लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है कि पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है, यानी जो पोषण स्तर होता है उसमें सदैव प्रथम पद किसका होता है। ये जितने भी हमने वीडियोस अभी बनाए हैं इकोलॉजी में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डीएलएड का इकोलॉजी, उसमें हमने ये सारे बातें डिस्कस करी हैं बहुत ही व्यापक स्तर पर। ठीक है, जो आपके यूपी टेट और सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसका आंसर है पादप। जो पौधे होते हैं वो किसी भी पोषण स्तर में प्रथम पद होते हैं। और पौधों के बाद जो पादप होंगे, पौधे होंगे, घास वगैरह होंगी, तो घास को कौन खाएंगे, घास को ऑलवेज खाएंगे शाकाहारी। तो शाकाहारी किस नंबर पे होंगे, ये 2 नंबर पे होंगे। ये प्रथम नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। और शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी खाएगा। तो मांसाहारी जो होते हैं वो तीसरे नंबर पर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान देंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है कि जो तृतीयक उपभोक्ता है वो क्या है, यानी इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपको ढूंढना है कि तृतीयक उपभोक्ता क्या है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि तृतीयक उपभोक्ता क्या है। तो फूड चेन यानी जो खाद्य श्रृंखला है, अगर हम उसकी बात करें, जैसे मान लीजिए घास उगी हुई है, ठीक है, कहीं पर घास है, ये घास है, इस घास को कौन खाता है। मान लिया हमने इस घास को किसी कीड़े ने, किसी टिड्डे ने खा लिया, ग्रास होपर ने इसको खा लिया। ठीक है, इस टिड्डे को कौन खाएगा, इस टिड्डे को मान लीजिए
किसी मेढक ने खा लिया, ठीक है, किसी इसको मेढक ने खा लिया। और जो मेढक है इसे कौन खाएगा? इसे सांप खाएगा, इसे सांप खा लेगा और सांप को बाज खा लेगा। तो जो पौधा था ये उपभोक्ता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो पौधा था वो उत्पादक है। ऑलवेज क्या होता है? पौधे हमेशा उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जो पौधा था वो उत्पादक था और इस पौधे को कौन खाएगा? उपभोक्ता खाएगा। तो वो हमेशा शाकाहारी होता है और वो हमेशा होता है प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी होता है। इस प्राथमिक को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। तो मेढक क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। और सांप यहाँ पे क्या है? तृतीयक है, क्योंकि सांप मेढक को खाता है और सांप को बाज खाता है। बाज कौन सा है? चतुर्थ या फिर अंतिम उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सांप। इसका सही आंसर है सांप। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या है? सांप। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, लकड़ी की मेज, दूसरा ऑप्शन है स्टील की मेज, और तीसरा इसमें दिया गया जो ऑप्शन है वो है खुली स्थानों पर रखी हुई लोहे की छड़, और फिर अगला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो है तेल लोपित लोहे की छड़, यानी एक ऐसी छड़ है लोहे की जो तेल से लोपित है, तेल में डूबी हुई है, या फिर तेल में उसको तेल लगाया गया है ताकि वो संक्षारित ना हो। तो इसमें जाहिर सी बात है संक्षारण किसमें? धातुओं में होता है। और धातु की अगर बात करें तो जो स्टील है ये होती है मिश्र धातु, ठीक है, इसमें संक्षारण नहीं होता है। दूसरी बात करें अगर, ऑप्शन नंबर जो सी है वो ये है कि खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़। जाहिर सी बात है अगर कोई भी लोहे की छड़ धातु है, लोहा है, और इसमें अगर ये खुली स्थान पर रखा हुआ है तो डेफिनेटली खुले स्थान पर एयर होती है, वायु होगी, और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2 संक्षारण इसका कर देगी और इस पर उत्पन्न करेगी आयरन ऑक्साइड। जो आप लोग देखते होंगे जब भी लोहे पे जंग लगती है तो इस पर एक लेयर टाइप की जम जाती है और लोहे का रंग भी बदलना शुरू हो जाता है, तो वो है आयरन ऑक्साइड, तो वो जमती है। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगर हम उस पर तेल लगा के रख देंगे तो वो बहुत ही धीरे धीरे होगी, ठीक है, होगी लेकिन बहुत ही स्लो उसकी प्रोसेस होगी। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 पे जो लकड़ी है, तो लकड़ी क्योंकि धातु नहीं है तो इस पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। ओके, तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ कि बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, यानी जो भी यहाँ पे दिए गए हैं उदाहरण, यहाँ पे कौन कौन से विकल्पों में बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। आपके एग्जाम में जो बॉक्साइट है या फिर ऐसे ढेर सारे जो अयस्क हैं अलग अलग धातुओं के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है, काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर मैं आपको रिवीजन कराऊँ कुछ इंपॉर्टेंट, तो जैसे सोडियम, अगर बात करें सोडियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो सोडियम का अयस्क होता है चिली, सॉल्टपीटर, या फिर इसका हो सकता है बोरैक्स, या इसका हो सकता है ट्रोना, ठीक है, या इसका हो सकता है कॉमन सॉल्ट, यानी जो साधारण नमक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की कौन कौन से अयस्क हो सकते हैं, तो इसमें बॉक्साइट तो होता ही है, उसके अलावा कोरंडम, उसके अलावा फेल्सपार, उसके अलावा और भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कॉपर की, कि कॉपर के कौन कौन से अयस्क हो सकते हैं, तो कॉपर का अयस्क हो सकता है क्यूपराइट। क्या हो सकता है? क्यूपराइट इसका अयस्क हो सकता है। और इसके अलावा इसमें कॉपर ग्लांस है या कॉपर पायराइट है, तो ये सारे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का कौन कौन सा हो सकता है? इसमें नाइटर हो सकता है, नाइटर जिसको बोलते हैं हम सॉल्ट पीटर, ठीक है, सॉल्ट पीटर बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एक और हो सकता है जो है कार्नालाइट। क्या है? कार्नालाइट, तो ये हो सकता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैग्नीशियम में मैग्नेसाइट, फिर डोलोमाइट, फिर एप्सम सॉल्ट हो सकता है, फिर कैसेराइट, और हो सकता है कार्नालाइट,
तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का कौन सा हो सकता है, इसमें कैल्साइट और डोलोमाइट, ये दोनों का हो सकता है। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, और जिप्सम, एस्बेस्टस, तो ये सारे हो सकते हैं कैल्शियम के, ठीक है। अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में रूबी सिल्वर जो है वो इसका मेजर है, और उसके अलावा हॉर्न सिल्वर भी इसका हो सकता है। अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है एक बहुत ही अद्भुत धातु है कि जिसके 1 ग्राम गोल्ड को हम लगभग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, इतना ये तन्य होता है। तो इसका कौन सा और हो सकता है, इसको बड़ा फेमस इसका और है, उसको बोलते हैं कैलावेराइट। क्या बोलते हैं, कैलावेराइट। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मरकरी, अगर बात करें मरकरी की यानी Hg की, तो इसका सिनाबार है। क्या है, सिनाबार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर टिन की बात करें, टिन का सिंबल होता है Sn, तो इसका क्या है, इसका है, आप लोग बताइए टिन का क्या हो सकता है, इसका होता है कैसेटेराइट। क्या होता है, कैसेटेराइट। लेड की बात करेंगे तो लेड का मतलब सीसा होता है, इसका होता है गैलेना। क्या होता है इसका, इसका होता है गैलेना। उसके बाद अगर बात करें आयरन की, लोहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोहा, और कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पे हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट होता है, और आयरन पायराइट होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इसके, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे और भी हैं, जैसे अगर मैं एक और पूछूं आपसे, मैग्नीज का पूछूं, मैग्नीज, तो इसका होता है पायरोलुसाइट। क्या होता है, पायरोलुसाइट होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमने डिस्कस भी किए हैं, वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब इस पे क्वेश्चन 14 पे, इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 की बात जरा कर लेते हैं। 13 में लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी सांद्रण विधि नहीं हो सकती है। कौन सी इनमें से सांद्रण विधि नहीं हो सकती है। तो ऑप्शंस कौन कौन से, जरा इसको हम पढ़ते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है फेन प्लवन विधि, दूसरा है चुंबकीय, दूसरा क्या है, चुंबकीय पृथक्करण, और तीसरा है निस्तापन, चौथा है गुरुत्वीय पृथक्करण। तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि धातुओं का सांद्रण कैसे करते हैं, कौन कौन सी इसकी विधि है, तो यहाँ पे 3 विधियों से होता है, यानी फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण और गुरुत्वीय पृथक्करण, ये तीनों इसके सही आंसर हैं। मतलब तीनों ये होते हैं, ठीक है। और यहाँ पूछा गया कि नहीं है, कौन सा नहीं है, तो निस्तापन नहीं होता है, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, ये नहीं होता है। अब ये पूरा क्योंकि एक टॉपिक है पूरे, तो आप इसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, डायग्राम बना के समझेंगे तभी समझ पाएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं निस्तापन की। निस्तापन क्या होता है, देखिए निस्तापन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ओर होता है, कोई अयस्क होता है, उसको वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में उसके जो उसका जो गलनांक होता है उससे नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में हम उसको बदलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। जैसे लेड कार्बोनेट है, यानी PbCO3 है, ठीक है, लेड कार्बोनेट है, तो इसको गर्म करेंगे हम, तो ये क्या होगा, PbO बन जाएगा, PbO, यानी क्या बन जाएगा, ये लेड कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये होता है निस्तापन। तो इसके सही आंसर क्या है, ये निस्तापन नहीं है, बाकी ये A, B, D ये सही इसके जो है सांद्रण की विधियाँ होती हैं, और नहीं कौन सी है, वो निस्तापन, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में बोला गया है कि उपधातु, उपधातु का मतलब होता है मेटलॉइड। देखिए धातुएं होती हैं, और धातु, अधातु, उपधातु, धातु जो होती है उसके ऊपर भी वीडियो पूरा बनाया गया है, और विस्तार से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, तो आप लोग ज़रूर उसको देखेगा। अगर हम बात करें धातु की, धातु जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, धात्विक चमक रखती हैं, और उनको पीटने पर साउंड आता है। तो ऐसी ढेर सारी क्वालिटीज़ धातुओं में होती हैं। उपधातु में उसके रिवर्स होती है। अगर हम बात करें कि कौन धातु ऐसी होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो है Hg, यानी मरकरी है। अगर हम बात करें कौन सी ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो वो है ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है उपधातु। तो उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु और प्लस अधातु दोनों की प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, उनको बोलते हैं उपधातु। जैसे कौन कौन से प्रमुख उपधातु होते हैं, तो इसमें आर्सेनिक होता है, ठीक है, उसके अलावा बोरॉन होता है, उसके अलावा
एंटीमनी होता है, उसके अलावा सिलिकॉन होता है, उसके अलावा जर्मेनियम होता है, उसके अलावा टेलुरियम होता है, उसके अलावा पोलोनियम होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं उपधातु यानी मेटेलॉइड हैं। ये कौन कौन से मैंने बोले, आर्सेनिक, बोरॉन, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेलुरियम और पोलोनियम। तो ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे कौन सा है, तो ये ऑप्शन में बी होगा, इसका उपधातु होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें लिखा है कि नोबल गैस का उदाहरण कौन सा है, कौन सी नोबल गैस है। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई जो आवर्त सारणी हमारी है, आवर्त सारणी में 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं। तो 7 आवर्त हैं और 18 समूह होते हैं। इसमें जो 18वां समूह होता है उसी में नोबल गैसेस को रखा गया है। तो जो वर्तमान में 7 हैं, कौन कौन से आपको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। ऑर्गन, ठीक है, हीलियम, जेनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और ऑर्गनेशन। और कौन है, ऑर्गनेशन है, ठीक है। तो कितने हैं, 7 होते हैं नोबल गैसेस। और इस क्वेश्चन में कौन सा दिया गया है, पूछा कि नोबल गैस का उदाहरण क्या है। तो जाहिर सी बात है जो रेडॉन है वो क्या है, एक नोबल गैस है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस किए और हमने कोशिश करी कि हम थोड़ा इनके आगे भी जाके आपको थोड़ा हम डिस्कस करें ताकि आप लोग उसको समझें और क्वेश्चंस को सही करके आएँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं कि नेक्स्ट अगले दिन आपको एक और मैं अतिलघुत्तरी प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दूं ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए। और बाकी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।